प्रिय छात्राओं, आज हम हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत प्रसादोत्तर युग या स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक पर विचार करेंगे। इसका समय 1933 से 1947 तक माना जाता है। यह काल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों ही पक्षों से क्रांति का काल था। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने की बेचैनी विभिन्न हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के प्रचार प्रसार में तो वृद्धि हुई, परंतु वर्ग, जाति एवं धर्म विषयक वैमनस्य बहुत तीव्रता से फैलता जा रहा था। कृषि और लघु उद्योग धंधों की गिरती हुई स्थिति के समक्ष केवल कुछ व्यवसायों को स्वार्थ देश को निश्चित नहीं कर पाया, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारत को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। इस परिवेश का प्रभाव सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्थिति पर भी पड़ना लाजमी था। अब नाटकों के युग में केवल प्रबुद्ध पाठक के मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहना था, यानी नाटक प्रबुद्ध पाठकों की ही संपत्ति होकर नहीं रह रहा था, वह आम जन तक भी पहुंचने का पूरा प्रयास लगातार कर रहा था। प्रसादोत्तर युग में इसका परिणाम यह आया कि रंगमंच के माध्यम से साधारण जनता को परिवर्तन की आवश्यकता की अनुभूति कराई गई, जिसके कारण प्रसादोत्तर युग के नाटकों में अद्भुत विविधता एवं विशेषता प्राप्त होती है। उस समय पर नाट्य साहित्य और अंग्रेजी नाट्य साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंग्रेजी नाटककारों में प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक इब्सन के विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। इब्सन के जीवन संबंधी विचार इस प्रकार रहे: प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपने जीवन को स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यतीत करने का अधिकार है। दूसरा, जीवन की एकमात्र दुखांतता का कारण प्रेम की असफलता है। तीसरा, जीवन में समझौते का कोई स्थान नहीं। हाँ, हर प्रकार की ईमानदारी और सच्चाई नितांत आवश्यक है। बहुसंख्या पर आधारित शासन का एक प्रकार अत्याचार है। अल्पसंख्या की राय सही रहती है। बुद्धिवाद का यह संदेश भारत में भी आया और प्रसाद युग तक आई हुई प्राचीन हिंदी परंपराओं में यह सम्मिलित हो गया। प्रसादोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य विभिन्न धाराओं, दिशाओं से गुजरते हुए नाटक को एक सशक्त आधार
प्रदान कर रहा था। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ, यह उनका अंतिम और प्रौढ़ नाटक स्वीकार किया जाता है। उनके बाद 1947 तक की समय अवधि में नाटक साहित्य ने विविध दिशाओं में अपना रंग दिखाया। प्रसादोत्तर युग के नाटककारों की प्रवृत्तियों के बारे में वीणा गौतम का विचार है कि यह नाटककार ने अपना दृष्टा का चोला उतार फेंका और अपने को सामाजिक परिवेश का अटूट हिस्सा समझ मैदान में आ डटा। वर्तमान को जीने भोगने के लिए इतिहास को पीछे धकेल रोमांटिक भूमि को भुला नाटककार यथार्थ जीवन की अंतर्ध्वनियों की गूंज में खो गया। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसाद युग में ऐतिहासिक नाटकों का दौर चला था, रोमांटिसिज्म का दौर चला था, उसको प्रसादोत्तर युग में खोसा दिया और वो यथार्थ की ओर मुड़ गए। यानी जो वर्तमान में जो घटित हो रहा था, जो नाटककार देख रहा था, उसी को वह अपने नाट्य वृत्ति में सामने ला रहा था। यानी नाट्य वृत्ति में उसी को ही रूपायित कर रहा था। यहाँ ऐतिहासिकता भी एक प्रवृत्ति सामने आती है। प्रसाद का अनुकरण करते हुए इस काल में अनेक नाटककारों ने सामाजिक चेतना को आत्मसात कर अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। इनमें विशेष रूप से नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से उद्भूत अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता को वाणी देते हुए मुगल, मराठा और राजपूतों के संघर्षपूर्ण इतिहास को आलेखित किया। जैसे रक्षाबंधन 1934 में आया, शिव साधना 1937, प्रतिशोध 1937, आहुति 1940, स्वप्नभंग 1940, मंदिर 1942, मित्र विषयान, मित्र एवं विषयान दोनों नाटक 1944 में आए। इन नाटकों में इन्होंने राष्ट्रीय नैतिक चेतना का व्यापक प्रसार किया। रक्षाबंधन में हिंदू मुस्लिम एकता के सशक्त प्रतिपादन हेतु अतिरिक्त उदयपुर राज्य की राजनीति, विलासी शासकों के कारण फैलने वाली अराजकता, वर्ग भेद के कारण उपजे द्वेष और असंतोष का उद्देश्यपूर्ण चित्रण किया गया है। इसी परंपरा को यानी ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने में उदय शंकर भट्ट ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके ऐतिहासिक नाटक हैं विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंध पतन, मुक्तिदूत, शक विजय आदि। विक्रमादित्य संस्कृत की नाट्य परंपरा और शैली से विशेष प्रभावित है। दाहर अथवा सिंध पतन दुखांत नाटक है जिसमें भारतीय एवं मुस्लिम संस्कृति के संघर्ष का चित्रण करते हुए सिंध राज
दाहर की पुत्रियों सूर्य देवी और परमाफ के अपूर्व साहस की गाथा भी अंकित की गई है। लक्ष्मी नारायण मिश्र भले ही समस्या मूलक सामाजिक नाटककार माने जाते हैं, किंतु उन्होंने अशोक नामक श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटक की रचना भी की है। मिश्र जी ने अशोक को प्राय सहृदय मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत का गौरवमय इतिहास सेठ गोविंद दास का प्रिय विषय रहा है। गांधी युग को समेटते हुए उन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। हर्ष 1935, कुलीनता 1940, शशिगुप्त 1942, शेरशाह 1945, महात्मा गांधी 1945 इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। हर्ष नाटक में सम्राट हर्षवर्धन के संबंध घटनाक्रम को यति किंचित संक्षेपण अलावा विस्तार प्रदान करते हुए ऐतिहासिकता के निर्वाह का यथाशक्ति प्रयास किया गया है। सियाराम शरण गुप्त ने पुण्य पर्व, गोविंद वल्लभ पंत ने राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र आदि नाटक लिखकर ऐतिहासिकता की प्रवृत्ति को बरकरार रखा। इन नाटकों की सामान्य विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इनकी ऐतिहासिक घटनाएं तत्कालीन तथ्य सत्यों को अपरोक्ष पीठिका पर व्यक्त करती हैं। फिर भी यह कहना न्याय संगत होगा कि प्रसाद अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा जो परंपरा चला गए थे, उसकी रक्षा उचित मात्रा में उनके परवर्ती लेखकों ने की है। ये प्रयास भारत के इतिहास का कोई क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत नहीं करते, परंतु अपने विषय में इन्होंने देश के वातावरण के अनुकूल उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत की है। पूर्ववर्ती इतिहास से चंद्रगुप्त और चाणक्य संबंधी प्रसंग तथा सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन को अनेक नाटककारों ने अपनाया है। ऐतिहासिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, वीरता, देश प्रेम, स्त्री मर्यादा आदि भावों की रक्षा के लिए इन नाटकों ने बड़ा काम किया। अब दूसरा बिंदु आता है पौराणिकता। प्रसाद उत्तर युग के नाटककारों ने अपने नाटकों का विषय पुराणों से भी चुना है। यह प्रवृत्ति लगभग सभी नाटककारों ने अपनाई है। पुराण, महाभारत, रामायण आदि की कथाओं को आधार बनाकर आधुनिक युग बोध को प्रस्तुत किया है। उदय शंकर भट्ट ने विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, सागर विजय, राधा आदि उल्लेखनीय पौराणिकता के आधार पर नाटकों की रचना की है। विद्रोहिणी अम्बा नारी के अनादर तथा उसके द्वारा लिए गए प्रतिशोध पर आधारित नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का पताक विजय एकमात्र पौराणिक नाटक है। लेखक ने इसमें पाप पुण्य, आदर्श यथार्थ का संघर्ष दिखाकर आदर्शवादी स्वर को प्रमुखता दी है। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य कर्ण श्रेष्ठ पौराणिक नाटक हैं। कर्तव्य 2 भागों में विभक्त नाटक है। पूर्वार्ध में राम के आदर्श जीवन का चित्रण है। उत्तरार्ध में कृष्ण के लोकोपकारक रूप के दर्शन होते हैं।
तथा कर्ण नाटक में महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन में व्याप्त द्वंद्व का मनोवैज्ञानिक रूप में चित्रण किया गया है। इसके अलावा उग्र का गंगा का बेटा, चतुर्सेन शास्त्री का मेघना, सीताराम और श्री राम उल्लेखनीय नाटक माने जा सकते हैं। यहाँ निष्कर्ष रूप में देखा जा सकता है कि पौराणिक सामग्री का सुंदर उपयोग जैसा इस काल के नाटककारों ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। तीसरा बिंदु, सामाजिकता। प्रसादोत्तर काल में सामाजिक मूल्यों को लेकर भारतीय जनजीवन में नए नए प्रश्न, नई नई समस्याएं उभर कर सामने आई। व्यक्ति एवं समाज की पारस्परिकता, विभिन्न जाति और वर्गों के संबंध, पिता पुत्र के नए रूप यानी पिता पुत्र के संबंध के रूप में पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष, नारी पुरुष, पति पत्नी के संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति, नई शिक्षा के प्रभाव के कारण वैवाहिक रूढ़ियों के प्रति युवक युवतियों में अनास्था का भाव आदि के कारण प्रसादोत्तर युग में सामाजिक समस्या मूलक नाटकीय प्रवृत्ति प्रमुखता के साथ देखने में आती है। हिंदी में सामाजिक समस्या प्रधान नाटक लिखने का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक विकास लक्ष्मी नारायण मिश्र के समय से माना जाता है। उन्होंने विवाह और यौन, दो सामाजिक तत्वों के आधार पर अपने नाटकों को सामाजिक बना दिया। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, राजयोग जैसी प्रौढ़तम रचनाओं में सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिश्र जी ने किया है। सन्यासी मूलतः सहशिक्षा तथा तज्जनित स्वच्छंद वातावरण के गुण दोषों से संबंधित नाटक है। सिंदूर की होली में मानव की धन लोलुपता तथा चारित्रिक पतन का चित्रण है। राजयोग में आधुनिक समाज की विषमताओं का चित्रण है। इसी प्रवृत्ति में उपेंद्र नाथ आस्क का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने छठा बेटा, कैद में पति पत्नी तथा पूर्व प्रेमी के माध्यम से नाटककार ने एक प्रेम त्रिकोण की स्थापना की है। उड़ान में स्त्री पुरुष के मध्य बढ़ते असंतुलन का चित्रण है। सेठ गोविंद दास ने भी सामाजिक नाटकों में अपना योगदान दिया है। उन्होंने सिद्धांत स्वातंत्र्य, सेवापथ, त्याग या ग्रहण, पतित सुमन, पाकिस्तान, प्रेम का पाप, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी आदि नाटक लिखे हैं। सेवापथ राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम नाटक है। पतित सुमन में वेश्या पुत्री सुमन की कथा है, जो अनजाने में अपने सौतेले भाई से प्रेम कर बैठती है। सिद्धांत स्वातंत्र्य नाटक प्राय लेखक के आत्मानुभव पर आधारित है। पिता पुत्र के द्वंद्व के साथ साथ नाटक में विपरीत विचारधाराओं का भी संघर्ष है, जो संभवतः लेखक की अपनी ही जीवन कथा है। व्यक्तिगत समस्याओं को आधार बनाकर पृथ्वीनाथ शर्मा ने भी दुविधा, अपराधी, साध आदि नाटकों की रचना की।
वृंदावन लाल वर्मा ने भी सामाजिकता को केंद्र में रखकर उल्लेखनीय नाट्य रचनाएं साहित्य जगत को प्रदान की। इनमें धीरे धीरे, राखी की लाज, बांस की फांस उनकी श्रेष्ठ सामाजिक नाट्य रचनाएं हैं। हिंदी नाट्य क्षेत्र में पहली बार सामाजिकता की प्रवृत्ति को प्रसादोत्तर युग के नाटककारों ने नाटकों में स्थान दिया। अगली प्रवृत्ति है गीतात्मकता। संस्कृत नाटकों की दीर्घ गीति परंपरा रही है, जिसका प्रभाव हिंदी नाटकों पर भी पड़ा, परंतु गीति नाट्य का आधुनिक स्वरूप पश्चिम की देन माना जाता है। कुछ भी हो, परंतु यह प्रवृत्ति शैली परख रही है। भगवती चरण वर्मा कृत तारा, उदय शंकर भट्ट कृत मत्स्यगंधा आदि उल्लेखनीय है। सेठ गोविंद दास कृत स्नेह व स्वर्ग इस युग की उल्लेखनीय गीति नाट्य रचनाएं रही हैं। उदय शंकर भट्ट के मत्स्यगंधा में यौवन लालसा के दुष्परिणामों का करुण चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से यह उनका श्रेष्ठतम गीति नाट्य है। विश्वामित्र में नारी पुरुष का सनातन संघर्ष चित्रित है, जिसमें पुरुष के अहम और नारी के रूप सौंदर्य की टकराहट में नारी की कोमलता की विजय दिखाई गई है। काव्यत्व के आधिक्य के कारण नाटक में संघर्ष और अनविति का अभाव हो गया है। सेठ गोविंद दास के स्नेह या स्वर्ग नाटक में सुर और मानव की प्रतिद्वंद्विता तथा प्रेम की विजय दिखाई है। यह गीति नाट्य यूनानी कवि होमर के महाकाव्य इलियड के एक अंतर कथा पर आधारित है। इस प्रकार प्रसादोत्तर काल में गीति नाट्य शैली भी बरकरार रहती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। कथ्य एवं शैली शिल्प को लेकर हिंदी नाटक इस युग में विकास की ओर अग्रणी रहा है। इसके काल के नाटकों पर टिप्पणी करती हुई वीणा गौतम कहती हैं कि इस काल के नाटकों का साहित्यिक सृजन और उसकी उपलब्धियां सामान्य स्तर पर अवश्य है, लेकिन स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच के बहुमुखी विकास के लिए इस काल ने खाद का काम कर उसे एक नई उर्वर जमीन दी है। इस युग के नाटककारों ने समय की धड़कन को वाणी दी है। अपनी मौलिक नाट्य कृतियों के द्वारा यदि इन्होंने नाटक को नवीनता प्रदान की है, तो पाश्चात्य शैली के अनुसरण के द्वारा नाट्य शास्त्र के नवीन तत्वों का अन्वेषण भी किया है। इस युग के कुछ नाटक रंगमंचीय आधार पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि इनकी विषय वस्तु रोमांटिक, घटना बहुल और बहुमुखी है। फिर भी साहित्यिकता की दृष्टि से इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। नाटकीय कथ्य चेतना पहली बार अतीतोन्मुखता से कटी और जनजीवन की ऊबड़ खाबड़ मरुस्थली पगडंडियों पर उतर आई। इस प्रकार प्रसादोत्तर युग की विशेषताएं सामने आती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।